नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, उसके साथ साथ कुछ गुड न्यूज भी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी जो है, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए, फाइन ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं, एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। बेसिकली कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है उसमें कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांगली ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए, कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वहाँ पे फूड से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, कॉस्मेटिक से लेकर, कोटिंग से लेकर एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के जो सेल्स है वो लास्ट ईयर से देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां देखने को मिला है। अभी इस कमियां होने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए, पूरे का पूरा केमिकल सेक्टर लास्ट 2 ईयर्स से कुछ खास ग्रोथ नहीं कर पाए, और लास्ट 2 ईयर्स से कुछ खास ग्रोथ ना होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, और यही प्रेशराइज कंपनी के ऊपर एक सेल डाउन और प्रॉफिट डाउन का कारण बने। देखिए, पिछली बार का जो प्रॉफिट था उससे कंपनी का प्रॉफिट इस बार और भी कम हुए। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, तो उस रिजल्ट में क्या सही में फिर से रिजल्ट खराब होने वाला है? देखिए, उसके लिए आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस आपको TTM देखना पड़ेगा। तो TTM में बताया जा रहा है कि कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट है वो 447 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इस बार भी रिजल्ट कुछ वीकनेस के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर इतना रिजल्ट खराब होते चले जा रहा है, क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। पूरे का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है। तो जब सेक्टर फिर से भागना स्टार्ट करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि एक पॉइंट्स को आप जरूर इस कंपनी के ऊपर जरूर देख लेना, कंपनी की जो मार्केट शेयर है उसमें फूड एंड प्लास्टिक ऐसा मार्केट्स के ऊपर 90% मार्केट शेयर अकेला इसके पास है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो मतलब ओले मैकेनिकल जो है, तो उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर, सॉरी ओले जो केमिकल्स है उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कंपनी जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार होने का चांसेस है। आज सेक्टर में स्लो डाउन है तो इसीलिए डाउन है। जब सेक्टर भागेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी तेजी देखने को मिलेगा। और बेसिकली इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो देखिए, बहुत पहले ही एक पैटर्न स्केट हुआ था, कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली इसको ब्रेकआउट तो किया मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई रेंज बनता है उस रेंज के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेक करना चाहिए तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट, और उसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन होने के बाद ही उस लेवल के ऊपर एंट्री बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। अगर दूसरी बात से भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए कब बना, उसके बाद हैंडल नहीं बना, नीचे गिर गया। तो जिस तरीके से करेक्शन हुआ उस बेसिस में देखा है तो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे मुझे देखने को मिला, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला। अभी देखिए, लगातार जब फाइन ऑर्गेनिक गिरते चले जा रहे थे उस टाइम इसका RSI भी 30 के नीचे आया। मतलब ये जो लाइन है ये लाइन 30 के नीचे है और ऊपर लाइन 70 के ऊपर है। तो 70-30 लेवल में RSI का स्ट्रेंथ दिखा जाता है। तो जब RSI 30 के नीचे आए तब कैंडल कहाँ पे बने, उसका अगर मैं मार्किंग करूं तो 30 के नीचे तब आया जब इस रेंज में था। इस रेंज में मतलब एक मैं मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पे कंपनी का 30 के नीचे आया था। तो इस कैंडल के नीचे आया, और बेसिकली उस कैंडल के नीचे आने के बाद अगर मैं इस लेवल में एंट्री लेता तो टारगेट कहाँ तक होता? तो हमेशा आपको RSI मतलब सॉरी कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए और RSI का 30 के नीचे होना चाहिए। उस क्लोजिंग प्राइस में मैं एंट्री लेता हूँ, और मेरा टारगेट हमेशा होता है जब RSI 70 को क्रॉस ओवर करे तब मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो मुझे नहीं लगा इतना आसानी से वो 70 को क्रॉस ओवर करेंगे, थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है IDBI बैंक। देखिए, IDBI बैंक के ऊपर सबसे पहले गुड अपडेट मैं देना चाहूंगा। IDBI बैंक के ऊपर गुड अपडेट क्या है, कंपनी रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। डेट कौन सा है? तो डेट निकल कर आ रहा है करीबन 31 मई 2024। तो 31 मई 2024 में कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाला है। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर एक चीजों को ध्यान रखना कि IDBI बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। मान लेता हूँ कंपनी के पास जो होल्डिंग्स है
वो जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उनमें से 94% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और इसी 94% का जो होल्डिंग्स है उस होल्डिंग से देखा है तो कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो बहुत ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलेगा अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इसको मूव करे। जैसे सरकारी कंपनी के ऊपर क्या होता है कि पीएसयू कंपनी में एक दिक्कत जरूर देखने को मिलता है जहाँ पे वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, मगर आईडीबीआई बैंक के ऊपर उस तरीके से सिचुएशन नहीं बना। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के प्रोमोटर तो गवर्नमेंट है मगर कंपनी प्राइवेट बैंक है। तो बेसिकली प्राइवेट बैंक के हिसाब से देखा है तो हमेशा प्राइवेट बैंक आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और इस बैंक की जो खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। एक भी कोई क्वार्टर्स ऐसे नहीं है कि कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो कम होता देखने को मिले। और इंटरेस्ट भी कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी कंटिन्यूसली खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन्स किया और आगे बढ़ने का कोशिश की। तो एक अच्छा खासा सिचुएशन यहाँ पे बना। उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी और भी आगे बढ़ने के दम रखेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी का इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी पिछले बार 20,500 करोड़ का टोटल सेल्स किए थे, मतलब रेवेन्यू किया था। इस बार वो बढ़ के हो चुका है 25,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का रेवेन्यूज करीबन 5,000 करोड़ ज्यादा हो गया। और इसके चलते कंपनी का एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,700 करोड़ से 5,300 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन और ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस आईडीबीआई बैंक के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग इसीलिए रखा हूँ कि इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो मार्केट शेयर में उतना खास ग्रोथ नहीं है। मगर एक चीज को नोटिस करेंगे, कंपनी देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर, साथ ही साथ एमएसएमई, उसके साथ साथ आधा सेक्टर, इस तीनों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जो एक फ्यूचर में एक ग्रोथेबल सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी रिटेल बैंकिंग के ऊपर 57%, ट्रेजरी फार्म के ऊपर 26%, कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर 14% और अदर्स के ऊपर 1% के आसपास कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स मुझे मिला था। इस पैटर्न्स को आप कभी भी अवॉइड मत करना, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। मतलब एक कप बनने के बाद एक हैंडल पैटर्न बना और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। जब भी कंफर्मेशन किया उसके बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, उस जगह पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया। और मेरा जो टारगेट होगा वो कितना दूर तक होगा, तो मेरा टारगेट रहेगा 101 के आसपास। तो 101 के आसपास टारगेट अचीव होने से पहले ही देखिए करेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज आया और बहुत सारे लोग इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, तो इसलिए वॉल्यूम हाई करके सेलिंग भी हुआ। मगर मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। फिर से यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। मार्केट थोड़ा सा वीकनेस में है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर है, नहीं तो मार्केट अच्छा खासा एक ग्रोथ जरूर कर पाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी जानते हैं, उज्जीवन बैंक के ही एक ग्रुप है। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक छोटा सा कंपनी है, मगर इसका आगे बढ़ने का, ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जो काम करते हैं वो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि गांव गांव तक माइक्रो फाइनेंस बहुत तेजी से लोग लोन भी ले रहे हैं माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से। तो जितना वो लोन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, उतना ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा और उस इंटरेस्ट से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एमएसएमई बैंक है और जितने सारे मतलब देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसकी एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है, इस तरीके से कंपनी इंटरेस्ट कोई भी आरबीआई के रूल्स को हिसाब से ना मानकर भी काम कर सकते हैं। मतलब हमेशा बड़े जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े फाइनेंस कंपनी, बड़े जो बैंक होते हैं वो हमेशा आरबीआई के रूल्स मेंटेन्स करके ही खुद के इंटरेस्ट कस्टमर के ऊपर चार्ज करते हैं। मगर इस तरीके से कंपनी में इंटरेस्ट खुद कंपनी डिसाइड करते हैं कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। हाँ, एक एक लेवल है, ऐसे नहीं कि वो 30-40% का इंटरेस्ट चार्जेस करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। बाकी सेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, मान के चलिए कोई आप लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। बाकी बैंक्स में प्रोसेसिंग चार्जेस भी होते हैं, मगर जितने सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए कस्टमर को पैसा भी देना पड़ता है।
इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता है। तो ये सारी चीज कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के जो बोरिंग्स सिर्फ 6 करोड़ के आसपास था 10 साल पहले, आज वो करीबन 35,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो एक अलग लेवल का कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिले, उसी बेसिस में कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के जो टोटल एसेट है वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी जबरदस्त किया है। जो कंपनी इतने सारे पॉइंट्स को पॉजिटिवली लेकर चल रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल मैं तो करूंगा। और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो उसके ऊपर बात करें तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। फाइनली काफी ध्यान पड़ने से बना लंबा सा जर्नी के बाद, लंबा सा जर्नी मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक काफी ध्यान पड़ने से बना, और फाइनली क्या हुआ, एक ब्रेकआउट लेवल आया, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया, उसके बाद नीचे भी आया, इसी लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से देखिए बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। देखिए 200 डेज कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रांगली लेवल है, और नीचे भी एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट था। इसी लेवल में देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, इसका मतलब यहाँ से वो रिवर्सल करने का चांसेस लेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक 60 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जो है स्प्लिट का। तो कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस में एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीजों को एक बार स्टडी करके सोच समझ कर ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।